नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान। वो शख्सियत जो हमको मोटिवेट करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं कि सपने देखें और सपने में इतनी जान हो कि कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी अड़चने हो, वो आपके लिए मायना ना करे, मायना सिर्फ ये करे कि सपना आपका कितना बड़ा है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में स्पर्श गुप्ता जी, an IAS of batch 2019. He's currently posted as SDM in Darbhanga, बिहार। सर के बारे में बता दूं तो ही इज विजुअली इम्पेयर्ड। 2011 में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी और सपना देखा आईएएस बनने का और सपना पूरा भी किया। वो एक लॉयर है, उन्होंने ओएनजीसी में काम भी किया और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो चलिए सीधी बात करते हैं स्पर्श गुप्ता जी से और जानते हैं उनका सफर। स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you for such a kind introduction, and it's my pleasure to be sharing a platform like this, and interacting with millions of viewers who will be viewing this. And yeah, I'm really looking forward to having a good conversation here. सर शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी। बुलंदशहर से डीपीएस आरकेपुरम, वहां से लॉ करने के लिए आप चले गए एनएलयू बैंगलोर, वहां से ओएनजीसी और फिर आज आप हमारे साथ एक आईएएस के तौर पे जुड़े हैं। जब आप अपनी जर्नी को देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस जर्नी? देखिए, एक जो बोलते हैं कि जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, एंड लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, एक्सपीरियंसेस आपके रहते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो different places पे I have worked, they have given me certain memories for lifetime, और उसके अलावा मेरे को बहुत सारी सीख भी मिली है वहां से, और जो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में हर आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से आगे भविष्य में हेल्प करता है। व्हेन यू आर जब आप डिफरेंट तरीके के लोगों से मिलते हैं कहीं ना कहीं, और वाइल बीइंग एन आईएएस, जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, बीइंग चाहे वो डिफरेंट संस्थानों के साथ काम करने का तजुर्बा रहा हो, या स्कूल्स में पढ़ने का, एक छोटे से शहर के स्कूल में पढ़ने का चाहे हो वो, या फिर डीपीएस आरकेपुरम में 11th एंड 12th में पढ़ने का हो, एंड फिर एनएलयू बैंगलोर में बीएलएलबी ऑनर्स करने का। तो वहां पे जितने भी सब तरीके के एक्सपीरियंस रहते हैं, आप जितने तरीके के लोगों से मिलते हो, एंड आपका जो सोशल नेटवर्क बनता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक तजुर्बा दे के जाता है, जो आपके भविष्य में जिस तरीके के चैलेंजेस आएंगे सर्विस में, आपको जितने डिफरेंट पोजीशंस पे आप रहेंगे, जो डिसीजंस आपको लेने होंगे, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आपको लेके जो चलना होता है, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको उसमें हेल्प करती हैं। और कहीं ना कहीं जो एक आपकी जर्नी रहती है, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड आपके जो व्यक्तिगत जीवन में कुछ स्थितियां जो डेवलप होती हैं, तो उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आज तक की जो मेरे अभी तक की जीवन यात्रा रही है, उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ, और आगे भी होप करूंगा कि ऐसे ही मेरे को जीवन में ऐसे काम करने का मौका मिले कि आई कैन बी अ रोल मॉडल एंड create a personality where people can look forward to being inspired, और मतलब एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सके। सर आपको बहुत सारे लोग दे लुक अप टू यू। मैं आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मैं उनको चाहती हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूशन से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनको किस तरीके से अवेयर करना है ताकि जो भी उनको बेनिफिट नहीं कहूंगी, बट उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है उसको किस तरीके से वो अवेल कर सके। या सो देखिए, ऐसा है कि है क्या कि देयर वाज दिस पॉइंट इन माय, ये मेरा जब मैं स्कूल में था 8th-9th क्लास में, तब आई वाज अबव एवरेज इन स्टडी, मतलब ठीक ठाक नंबर आते थे बचपन से ही। तो
एक ऐसा वाकया हुआ था कि मैं अपने फादर के साथ उनके ऑफिस में बैठा हुआ था एंड कोई क्लोज फैमिली फ्रेंड थे हमारे, वो आए एंड तो उन्होंने ही कहा कि नहीं नहीं, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और जो उसका टैलेंट है या क्या है, तो इसको तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखना चाहिए। फॉर कॉमन पार्सन, जनरल आम जनता के लिए सिविल सर्विसेज बहुत ज्यादा नोन वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ आईएएस का एग्जाम लिखा जा सकता है और वो क्रैक कर सकता है। तो दैट वाज माय, ये मेरा पहला वाक्य था जब मैंने देखा। उसके अलावा क्योंकि मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जो रेवेन्यू सर्विस है उनके लोगों से पापा का हमेशा से इंटरेक्शन रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था। बट कभी भी इस तरीके का कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है, इस तरीके का कभी भी ऐसा आइडिया नहीं था। कॉलेज में जब हम गए तो द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग बीएलएलबी ऑनर जो था वो था कि भाई जुडिशरी में जाना है या आपको लॉ फर्म जॉब की तरफ जाना है। बट कहते हैं ना कि आपके लाइफ में जो होना है वो तो होना ही है। तो आई थिंक दिस वाज टुवर्ड्स एंड ऑफ माय कॉलेज लाइफ, और फिर मैंने देखा कि बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे, एंड फोर्थ ईयर के एंड में वी गॉट प्लेस, लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो मेरे को भी लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस, जो एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म्स में से एक है, उसमें सिलेक्शन हो गया था। सो आई हैड टाइम टू थिंक ओवर, मेरे पास समय था कि मैं सोच सकूं अपने भविष्य में मेरे को क्या करना है या क्या है। तो लास्ट ईयर जो कॉलेज का था उस समय मेरे ये दिमाग में आना चालू हो गया कि मेरे को कहीं ना कहीं एक मन में था कि एक बार तो मैं जरूर सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख के देखूंगा। तो वो था। बट फिर ये भी था कि अब सिंस यू हैड गॉट प्लेस्ड इन अ लॉ फर्म, तो आई मेरे को लगा कि एक मौका देना चाहिए अपने आप को वहां पर भी, और किस तरीके का एक माहौल रहता है, क्या आपका काम करने का एक्सपीरियंस रहता है, वो भी एक देखने का जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो रही हैं मेरे जीवन में, आपको जान के थोड़ा अजीब भी लगेगा बट सच्चाई भी है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पहली बार इन माय लाइफ, सो फॉर द इंस्टीट्यूशन एज वेल एंड फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी और बाकी जहां जहां पे भी मैं गया हूँ। जैसे कि कॉलेज में भी मैं उस उतना, उन्होंने इससे पहले इतना दृष्टिबाधित, जिसमें कि मतलब जो इतनी विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ आया हो, दैट वाज समथिंग फॉर, जो पहली बार था। ऐसे ही मतलब मेरा जो 10th तक का स्कूल था उनके लिए भी एकदम नया चीज था वो। एंड तो कॉलेज के लिए भी यही था। एंड देन व्हेन आई जॉइंड इन द लॉ फर्म लूथरा, इन लूथरा में भी मेरे लिए, उनके लिए भी वो पहली बार था। तो चैलेंजेस थे जो आए, एंड हर एक्सपीरियंस, हर समय यू ट्राइड फाइंडिंग सॉल्यूशंस, आपको जो भी उसका एक सकारात्मक तरीके से उसको अप्रोच करना। एंड हर चीज का जो है एक एक सॉल्यूशन ढूंढना, दैट हैज ऑलवेज बीन माय फिलॉसफी सो फार इन लाइफ। तो दैट डिड हेल्प। एंड आई मीन once I joined Luthra and Luthra Law Offices, so एक वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस मिला एंड जो चैलेंजेस थे, that really pushed me towards appearing for civil services. Although this answer is getting a little longer, but then I mean to be able to understand कि किस तरीके से मैं इस तरफ आया, it's necessary. तो दैट दैट वाज बेसिकली द पॉइंट। वही एक समय था जब मैंने डिसाइड किया ये कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। एंड क्योंकि एक कुछ मीनिंगफुल जीवन में करने के लिए, टू बी नोटिस, आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। एंड व्हाट बेटर प्लेटफॉर्म देन दिस, टू एक समाज में एक कंट्रीब्यूशन के लिए, एक रोल मॉडल पेश करने के लिए, और बहुत सारे लोगों तक आपको पहुंचने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म से। तो दैट वाज, ये एक मोटिवेशन था मेरे लिए। सर, आपने अभी जैसे मेंशन किया कि
जहां पे भी आप गए, यू वर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू एवरीबडी, इधर इट वाज योर स्कूल या फिर आपका कॉलेज या फिर इन द लॉ फर्म दैट यू वर वर्किंग। सर, मैं आपके बचपन का एक वाक्य मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्लास थर्ड में जब यू वर डिटेक्टेड कि एक आग की रोशनी जा रही है, अ, बहुत बहुत सारी चीजें उस समय होती हैं। एक थर्ड क्लास का बच्चा किस तरीके से आगे प्रोग्रेस किया, और ये ठाना कि कभी रुकना नहीं है, और आज तक वो कभी रुका ही नहीं। या आई मीन देखिए, होता क्या है ना कि आप थर्ड क्लास में आप कितना मतलब 8-10 साल की आपकी उम्र ही होती है। तो एज सच मतलब उस समय का मुझे बहुत ज्यादा मेरा अपना पर्सनल ऐसा कुछ रहा हो, दैट इज समथिंग, इफ आई से आई विल बी रॉन्ग इन दैट वे। बट हाँ, आपका जो परिवार है वो जिस तरीके से आपको आपके साथ खड़ा रहता है, और आपके आसपास के लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, दैट जो वो चीज एक बहुत जरूरी होती है आपके जीवन में। और कहीं ना कहीं वही है जो मेरे को आज यहाँ तक लेके आ पाई है। एंड जस्ट टू बी रियली स्पेसिफिक अबाउट इट, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, और जो भी मेरे अब तक टीचर्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, वो मेरे को हमेशा से आज तक हर हर मौके पर, हर तरीके से मेरे को सपोर्ट करते आए हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और जहां तक उस समय की बात थी, तो सबके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था वो उस समय में। एंड 2-3 महीने हम लोगों को भी संभलने में लगा था। एंड ऐसा नहीं है कि वो पहली बार था, क्योंकि बचपन में ही व्हेन आई वाज टू यंग आई वाज डिटेक्टेड ये कैटरेक्ट से। तो उस समय भी हम लोगों ने ये चैलेंजेस फेस किया था। तो बट क्योंकि ऑपरेशन के बाद मेरे को दोनों आंखों में रोशनी था, तो थिंग्स हैज स्टार्टेड कमिंग बैक ऑन ट्रैक। पर फिर ये मेरे साथ एक वाकया हुआ। बट कहीं ना कहीं यही होता है कि एडवर्सिटीज ऑल्सो टीच यू अ लॉट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी उससे आगे बढ़ने की एक इच्छा की, और मतलब आपको एक दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं नहीं, जीवन में आपको आगे बढ़ना है। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो आपका प्रिंसिपल है लाइफ में, कि जीवन में कुछ ना कुछ आपके चैलेंजेस आते रहते हैं, बट आपको हमेशा भविष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा हाथ मेरे आसपास जो लोग थे उनका भी रहा, और हमेशा मेरे को यही एक मार्गदर्शन मिला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एंड आप हमेशा आगे की तरफ देखिए विद एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और कहीं ना कहीं आपको आपकी राह मिल ही जाएगी, जिसकी वजह से आई थिंक आई हैव रीच्ड हियर। सर, अभी आपको बहुत सारे लोग दे कंसिडर यू एज रोल मॉडल, लेकिन मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि जो भी चुनौतियों की, जो भी परेशानियां आपने अपने एंड पे झेली, चाहे वो सीबीएसई एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम के लिए हो, चाहे अपने इंस्टीट्यूशन में एग्जामिनेशन के एक्स्ट्रा टाइम के लिए हो, कितनी अवेयरनेस जो इंस्टीट्यूशन से आप बिलोंग करते हैं उनको होनी चाहिए, ताकि जो बेनिफिट नहीं कहूंगी बट जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो रूल्स हैं उसको प्रदान करने में ज्यादा स्मूथली वो हो जाए। या सो ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है, कि जो एक जागरूकता हर लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो अभिभावकों के, पेरेंट्स के स्तर पर, या फिर अपने खुद के बच्चों के स्तर पर, या आपके जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थान हैं, उनके स्तर पर। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव हुआ है जब से 2016 का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो लागू किया गया है। पुराने एक्ट के बारे में तो काफी हद तक लोग जानते ही नहीं थे, बट रिसेंट 7-8 ईयर्स में इस तरफ काफी ध्यान दिया गया है, तो अभी थोड़ा जागरूकता आया है। बट डेफिनेटली अभी भी इसकी इसकी और काफी कुछ होना जरूरी है, और होना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जानने की जरूरत है कि टू क्रिएट अ फेयर प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक बराबरी का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम का प्रोविजन दिया जाता है। और ये जो होता है आपका, इसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशंस रहते हैं, जो सीबीएसई है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की गाइडलाइंस हैं इसके लिए, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या आपको एक स्क्राइब की फैसिलिटी मिलती है।
कि अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते तो वो स्क्राइब आपको लिखने पढ़ने में आपकी मदद करेगा। सो दीज आर सर्टेन फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड, जो आपको दी जाती हैं जस्ट टू क्रिएट अ लेवल फेयर प्लेइंग फील्ड, आपको एक बराबरी का प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये कोई आपको ये नहीं है कि आपको कोई किसी भी तरीके का मदद के लिए दिया जा रहा है या क्या है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल राइट टू इक्वालिटी, जो एक बराबरी का हक है। तो आपके लिए वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके की फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो कि हर संस्थान और जो भी आपका, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो या कोई भी हो, दे आर बाउंड टू डू दिस। बट कहीं ना कहीं क्योंकि एक ये जागरूकता की भी कमी है, एंड कहीं ना कहीं वही हो, हाँ, क्योंकि होता क्या है कि व्हेन आपके साथ कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं एंड आप फिर यू बिकम, आपको निराशा होती है एंड यू स्टॉप फाइटिंग फॉर इट। कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज करना होगा टू गेट योर वर्क डन इनिशियली, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपके टच में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी आपके साथ इंटरेक्ट करना एक नया तरीके का अनुभव है। तो उनको भी एक ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना होगा कि दे विल टेक सम टाइम, आपको समय लगेगा आपको समझने के लिए कि आपको किस तरीके की फैसिलिटीज की जरूरत है, किस तरीके की सपोर्ट की जरूरत है। और उसके लिए आपको लड़ना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी ये बात पहुंचानी होगी कि ये आपको मदद के लिए नहीं है। हम भी अपने जीवन में एक पर्सनल लाइफ में हमारे भी कुछ एक अपने सपने हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमारे को एक बराबरी का एक प्लेटफॉर्म मिले, हम उसी के लिए ये सारे बेनिफिट्स मांग रहे हैं। सो ये वाली सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही वो बदलाव आएगा, धीरे धीरे आ भी रहा है। कि एक समय था जब यू हैड टू आस्क फॉर एवरीथिंग, आपका रूल्स में भी काफी कुछ नहीं रहता था, एंड आपको यू नीडेड टू टेक योर ओन स्टेप्स, आपको कन्विंस करना होता था एडमिनिस्ट्रेशन को। और कहीं ना कहीं 12th में जब मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था तो आई हैड टू अप्रोच CBSE। पर अब ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े संस्थान हैं एंड दे आर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, वो कहीं ना कहीं अवेयर हुए हैं एंड वो लोग अपनी तरफ से भी स्टेप्स लेते हैं। जैसे मेरा कॉलेज भी है, वो लोगों को पहले हम लोग को अप्रोच करना पड़ता था एक्सटेंशन देने के लिए या एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, पर अब वो एक रूल सेट हो गया है, प्रेसिडेंट सेट हो गया है। तो इट्स जो आपके भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, हम जैसे और विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक आसानी हो गई है। बट कहीं ना कहीं इसमें भी अभी बहुत सारे और प्रयास करने की जरूरत है, और हम लोग भी अपनी तरफ से ये सब करते रहते हैं कहीं ना कहीं जहां तक भी पॉसिबल हो अपनी कैपेसिटी में। बट कहीं ना कहीं इसमें मतलब हम लोगों को मिलकर के प्रयास करना होगा, सारे जो आपके स्टेक होल्डर सोसाइटी के, नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो मतलब आपका CSR ग्रुप्स हैं या सिविल सर्विसेज, ये सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, ये सबको मिलकर के एक ये प्रयास करना होगा, एक मुहिम टाइप छेड़नी होगी, तभी एक इंक्लूसिव हम वर्क प्लेस, इंक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव गवर्नमेंट सेटअप या प्राइवेट वर्क प्लेसेस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। बेशक सर, और मुझे लगता है बदलाव आ भी रहा है एंड इट्स इन द करेक्ट डायरेक्शन। सर आगे बढ़ते हैं और UPSC CSE की थोड़ी बात करते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट एग्जामिनेशन। यू हैड योर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। मैं चाहती हूँ आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे हाउ डिड यू ओवरकम ऑल दोस चैलेंजेस एंड क्लियर दिस एग्जामिनेशन। देखिए, लाइफ में कुछ भी चीज हो, चाहे आप किसी भी प्लेस पे हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं मुश्किलें हर जगह हैं, राइट। और सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जो सभी के लिए मुश्किल भरा डिसीजन ही होता है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड नो, यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, आपको बहुत टाइम चाहिए, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी सराउंडिंग इट। तो
कहीं सबके लिए एक चैलेंजिंग जर्नी रहता ही है, एंड कंसिडरिंग द काइंड ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन लास्ट 2 years, I think mentally it's become more and more challenging now. But in my case, see, the challenges were a bit different, so to say. जो और लोगों के लिए चैलेंजेस रहते हैं वो तो था ही था, बट तो कहीं ना कहीं ये है कि हम लोगों के लिए थोड़े डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस रहते हैं, एंड दैट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि क्योंकि यू आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस आपके लिए रहते हैं कहीं ना कहीं. डिजिटल स्पेसेस एंड ऑनलाइन स्टडिंग हैज बिकम अ फिनोमेना ओवर कोविड टाइम्स में. इट हैज बिकम प्रीटी कॉमन. बट व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरुआत की थी अपने जर्नी की 2016 में, तो कहीं ना कहीं मेरे को गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए, एंड आपको किस तरीके से अप्रोच करना है स्टडी करने के लिए, और जो आपके सोर्सेज रहते हैं पढ़ने के लिए, दे वर क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड. आपको ऑप्शनल में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, एंड टू गेट द स्टडी मटेरियल, वो एक बहुत चैलेंजिंग फेज था. बट देन एक बार अगर आपने वो मेहनत कर लिया, देन थिंग्स बिकम अ लिटिल मोर स्ट्रीमलाइंड, और आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाता है कहीं ना कहीं. उसके अलावा जो आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, चाहे वो प्री के लेवल पे रहे हों या आपको मेंस के समय में होते हैं, तो राइटिंग दोज मॉक क्वेश्चन आंसर्स एंड पेपर्स वाज अ चैलेंज, क्योंकि आपको एक स्क्राइब चाहिए रहता है. तो बुलंदशहर जैसे छोटे शहर में रह करके तैयारी करने का एक अपना एक चैलेंज रहता है, क्योंकि वहां पे आपको अपना स्क्राइब मिलना बड़ा डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे मैं एक चीज मतलब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो यूपीएससी है, इट प्रोवाइड्स यू एन ऑप्शन कि आप अपना भी स्क्राइब ले जा सकते हैं, या फिर यूपीएससी अपना कमीशन भी खुद स्क्राइब एक प्रोवाइड करता है. इफ यू आर नॉट एबल टू, आप अगर अपना खुद का स्क्राइब नहीं ले जा पाते हैं. तो एंड जो अब तक के मेरे एक्सपीरियंस रहा है, और जो और लोगों से भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसमें कहीं ना कहीं यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर अपना स्क्राइब मिल जाता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कमीशन का स्क्राइब है वो एफिशिएंट नहीं है या क्वालिफाइड नहीं है. जो उसकी लिमिटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो रहती है. पर कहीं ना कहीं क्योंकि कंपैटिबिलिटी का आपको चैलेंज रहता है, सामंजस्य बैठाने में आपको दिक्कत होता है, और क्या आपकी राइटिंग स्पीड रहेगी, टाइम मैनेजमेंट है, वो सब चैलेंजेस आ जाते हैं. तो उसकी वजह से अपना स्क्राइब ले जाना एक बेहतर एक बेहतर ऑप्शन के रूप में रहता है कहीं ना कहीं. तो यही सारे चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपको यू हैव टू लेट गो. ये वाला जो जर्नी है यूपीएससी का, आप ये मान के चलिए कि आप 100% आप कोशिश करिए, लेकिन क्या आप 100% प्रिपेयर कर पाइएगा, वो दैट इज समथिंग. आप किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा कि यार अभी मेरा ये वाला टॉपिक ठीक से तैयार नहीं है, मेरा ये वाला टॉपिक में थोड़ा मेरे को वीकनेस है. तो सबके अपने अपने वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स रहते हैं. तो जैसे हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में जो सी सेट का पेपर रहता है वो अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज मैथमेटिक्स को अप्रोच करना, क्योंकि उसको लिख लिख के आप कर पाते हो आसानी से, बट हम लोगों के लिए वो एक चैलेंजिंग रहता है, एक चैलेंज की तरह है. तो वो एक चैलेंज है कहीं ना कहीं. आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी में या साइंस में, या कुछ कुछ इस तरीके की माइंड मैप्स आपको क्रिएट करने होते हैं जो आपके प्रेपरेशन के दौरान कुछ कुछ बिंदुओं पर. तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उसको इग्नोर करना होता है. नोट मेकिंग एक अलग तरीके का चैलेंज रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो देन यू कैन नॉट रीड देम अगेन. आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी उनको पढ़वाने के लिए. तो वो एक चैलेंज है फिर. बट कहीं ना कहीं यही बात है कि आपको हमेशा एक सॉल्यूशन ढूंढने के तरफ देखना है. तो नोट मेकिंग है तो उसके लिए फॉर इंस्टेंस आप टाइपिंग कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में आंसर्स लिख सकते हैं,
दैट इज वन ऑप्शन। स्क्राइब है तो मैंने स्क्राइब का ऑप्शन आपको बताया कि यू कैन फाइंड योर ओन स्क्राइब, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड while accessibility is still not 100% there in terms of study material के तौर पे अगर मैं कहूँ, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रयास तो करना ही होगा, तो हम लोग उसमें भी काफी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चैलेंजेस रहते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, एंड यू विल हैव टू फाइंड वेज टू ओवरकम देम। So now you're already into IAS, जिसका सपना आपने देखा. You're currently posted as SDM दरभंगा. तो हम क्या जान सकते हैं अभी your current work किस तरीके से काम होता है, the insights about roles and responsibilities of an SDM? सो SDM जो होता है, ये हम लोग का पहला पोस्टिंग रहता है। तो आप इसको इस तरीके से मानिए, सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड ट्रेनिंग। आप जो ट्रेनिंग करते हो उसका भी मतलब और एक्सटेंडेड, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आप सीनियर ऑफिसर्स जो आपके ऊपर रहते हैं हायरार्की में, डीएम हैं और आपके डेवलपमेंट कमिश्नर हैं एंड म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनके अंडर में उनके सामंजस्य से आप काम करते हैं। एंड एक तरीके से एक लर्निंग फेज है और आपको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस से रूबरू कराया जाता है, जिससे आगे चल के जब आप भविष्य में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर आए तो उस तरीके के जो चैलेंजेस उस पोस्ट के रहते हैं उनसे डील कर पाए। तो बीइंग एन एसडीएम यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक आपका रेवेन्यू साइड रहता है जिसमें आपको लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट से डील करना होता है। एक आपका जुडिशियल क्वासी जुडिशियल रोल होता है जहाँ पे आप कोर्ट में सीआरपीसी रिलेटेड केसेस से डील करते हैं। देन यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस एंड engage with the public representatives and the common people. You have to hear their grievances and deal with those sort of stakeholders. Then your own office staff and your officers below in the hierarchy and even जो आपके ऊपर हायरार्की में लोग हैं। तो ये सबसे मिला जुला कर आपको एक काम करना होता है। और देन एक उसके अलावा आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपको अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाते हैं। जैसे मेरे को ज्वाइन करते ही हम लोगों के यहाँ पंचायत चुनाव थे, तो मैं निर्वाची पदाधिकारी के कार्य के तौर पर मैंने कार्य किया, निर्वाची पदाधिकारी के तौर पर। एंड वो एक अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। चुनाव आपको शांतिपूर्ण तरीके से और एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन करवाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं इसी सब तरीके के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। अब जैसे कोविड चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करवाना, लोगों तक जागरूकता पहुंचाना एंड जितने भी तरीके की सरकार की सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। तो यही सब तरीके के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। सर आपने जैसे बताया कि एसडीएम जनरली फर्स्ट पोस्टिंग होती है और यू बीन 2019 बैच के आप आईएएस ऑफिसर है, तो बहुत बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपके करियर अभी तक के कोई ऐसा इंसिडेंट मैं जानना चाहूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। So even though the tenure has been not so long, अभी मेरे को 3 साल ही हुआ है सर्विस करते हुए, more than just little more than 3 years, बट कहीं ना कहीं आपके कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं कि आपको हमेशा याद रह जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक के एक्सपीरियंसेस रहे हों और जो आपका ट्रेनिंग का टाइम रहता है, आप अपने सीनियर ऑफिसर से काफी कुछ सीखते हैं और आपके बैचमेट्स के साथ इंटरेक्शंस रहते हैं। कहीं ना कहीं जो भारत दर्शन एक हाईलाइट होता है हम लोगों के ट्रेनिंग में, तो वहां पे जो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आप जाते हो दूर दराज में, भारत की जो संस्कृति है और जो वहाँ का एक कल्चर है, डिफरेंट वेशभूषा है और वहाँ का इकोनॉमी है, वो सब आपको जो जानने का मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपका मतलब एक तरीके का अविस्मरणीय इंस्टेंसेस के तौर पे उभर के आता है। और इसके अलावा काम करते समय अभी रिसेंट टाइम्स में अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो
एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था हम लोगों के एक फेज ऑफ पंचायत चुनाव में कि मतगणना के दौरान जो विक्ट्री का मार्जिन था दो कैंडिडेट्स के बीच में, वो सिर्फ 2 वोट का था। तो अब इस केस में बहुत तरीके के आपको आरोप प्रत्यारोप खुद लगते हैं, एंड आपको बात करके ही दोनों पार्टीज को कन्विंस करना होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सब तरफ से अगर प्रशासन पूरी तरह तैयार हो तो उससे डील किया जा सकता है, यही मेरे को सीखने को मिला। क्योंकि टेक्नोलॉजी का आजकल इतना बढ़िया इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं, उससे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का जो एक एक्सपीरियंस है वो काफी इम्प्रूव हुआ है। तो उस केस में हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, बिकॉज हम लोगों ने पूरा उसका वीडियोग्राफी किया हुआ था, और ओसीआर के थ्रू, बिकॉज हम लोगों ने हर ईवीएम मशीन में कैमरा लगाया हुआ था, तो उसका रिकॉर्डिंग था। तो उसको दिखा करके हमने दोनों कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई किया कि जो मार्जिन है वो करेक्ट है, और जो काउंटिंग हुआ है, मतगणना हुआ है, वो पूरी तरीके से ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्सपीरियंस है दैट विल ऑलवेज रिमेन एज इन माई मेमोरी, बिकॉज आई ये मेरे लिए भी एक सीख था कि आप टेक्नोलॉजी का किस तरीके से अगर एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो हाउ ये आपके सहयोग करता है, आपको काम करने में मदद करता है। तो दैट इज वन ऑफ the incident that I have to mention. So civil service is one of the most celebrated service in India. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिविल सर्विसेज की जो चार्म है, चकाचौंध है, पावर्स है, उसके तौर पे वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कैन यू टेल द राइट रीजंस टू कम एंड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एंड जॉइन सिविल सर्विसेज? कहीं ना कहीं वो आपका मोटिवेशन जो होना चाहिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का, दैट इफ इट इज इन द राइट प्लेस। अगर देखिए होता क्या है कि हम बहुत सारा लोग ऐसा होता है कि एकेडमी में जिस तरीके का ट्रेनिंग होता है और जो वो एक फेज रहता है, उससे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, एंड गाड़ी बंगला, ये सब देख करके बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक पावर है, बट देन आपको ये रियलाइज करना होगा कहीं ना कहीं विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? और अगर वो पावर्स हैं तो वो आपको किसी पर्पस के लिए दिए गए हैं, दैट हैज बीन गिवन टू यू टू आपको समाज में सुधार लाने के लिए, लोगों को एक एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। कहीं ना कहीं जो आपके कार्य हैं वो आखिरी जो आपका इंसान है समाज में उस तक पहुंच पाए, आखिरी जो आपका व्यक्ति है, जो गांधी जी की भी सेइंग है कि योर actions should always reflect that it should how it will affect the last mile, people in the last mile. तो जो वो एक आपका अप्रोच रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ही एक आपका मोटिवेशन होना चाहिए इस सर्विस में आने का। एंड ये सर्विस आपको वो मौका देती भी है कहीं ना कहीं कि आपके सामने प्राय ही इस तरीके के इंस्टेंसेस आएंगे कि यू विल बी एबल टू डू दो सॉर्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप उस तरीके के डिसीजन ले पाएंगे जहाँ पे आप दिन में जब आप घर वापस लौट के आए तो आपको लगेगा हाँ आपने कुछ ऐसा किया कि इट इम्पैक्टेड उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके लिए आप सर्विस में आए हैं। सही है। अभी तक हमने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या सर्विस है, सर्विस का एक्चुअली मायना क्या है, उसके बारे में जाना। मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। या मतलब ये है एक हर एस्पिरेंट के लिए डरावने सपने के टाइप से रहता है कि इंटरव्यू में क्या होगा, कौन सा पैनल होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके का एक अप्रोच रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी दर्शक हैं यहाँ पे, कि वहां पे आपके सिर्फ एक पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जा रहा है, नथिंग एल्स। एंड आप अगर सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से जज करा जाएगा, ये सब सोच के जाने का मसला ही नहीं है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस निकाल लिया है तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, इज नॉट समथिंग दैट दे आर गोइंग टू बी टेस्टिंग।
बट कहीं ना कहीं आपका अप्रोच ऑफ इंटरैक्टिंग, आप किस तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, या फिर जस्ट कि प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई कर लिया बट सॉल्यूशंस नहीं पा रहे हैं, उस तरीके का अप्रोच रखते हैं. सो दैट इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड हैविंग अ पर्सनालिटी टेस्ट. तो इसको कहते भी इंटरव्यू नहीं है अगर आप इसको देखें. तो जो एग्जाम यूपीएससी है, इट कॉल्स इट अ पर्सनालिटी टेस्ट. तो वहीं पे एकदम से क्लियर हो जाता है कि वो एक पर्सनालिटी का ही टेस्ट है, वो आपको पर्सनालिटी को एग्जामिन कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ is the mantra for getting doing well in interviews. कहीं ना कहीं, and this applies to all sort of interviews wherever you go. If you are being true to yourself, अगर आपको कुछ नहीं आता तो नहीं आता, be honest about that. Because beating around the bush can always be harmful for yourself. तो दैट इज समथिंग वो आप लोग अपना माइंड में रख सकते हैं. एंड दे आर वेरी experienced people who are sitting in the panel. So any sort of tomfoolery won't work. यही बात है कि मतलब आप कुछ भी अगर बोल के आएंगे एंड इधर उधर करेंगे, सो अगर वो आपको बचा लेगा तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प. दैट इज ऑल आई थिंक. सर आपने अभी मेंशन किया कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए डरावनी सपने से कम नहीं होता है, लेकिन अगर वही पॉजिटिव डायरेक्शन में फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए तो हमेशा याद रहता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो क्या आपके इंटरव्यू से कोई एक वाक्य अगर आप शेयर कर सके, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आपको याद रहेगा कि आपने उसका आंसर कैसे दिया? तो ऑफ कोर्स कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस इंटरव्यू के रहते हैं जो आपको हमेशा याद रह जाते हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे मेरा जो पैनल था इंटरव्यू का, उनका ये एक खास तरीका था कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाता था तो वो सारे ही कैंडिडेट्स से ये पूछते थे कि अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या आप कुछ कहना चाहेंगे, इस तरीके का एक क्वेश्चन रहता था. बट कहीं ना कहीं जितना भी कैंडिडेट सब रहता है वो सब आपका इतने ऑक्यूपाइड होते हैं इंटरव्यू के एटमोसफियर से, एंड इतना डरा हुए होते हैं हम लोग कि उसको हम उतने अच्छे तरीके से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझको लगता है. इट माइट बी रॉन्ग और राइट. तो आई थिंक मेरे केस में लेकिन मेरा ये था कि मैं क्यों सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ. over a period of time that motivation had come, so I had prepared an answer which was very specific to my individual personality and individual मतलब जो मेरा व्यक्तिगत अब तक का सफर रहा है उसके बेसिस पे मैंने वो एक आंसर प्रिपेयर किया था. और कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं वो कहने का इंटरव्यू के दौरान, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं वो उन तक पहुंचा पाऊं. एंड आई आंसर्ड कि आई वांट टू मेंशन हियर कि मैं सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं. एंड देन आई गिव दैट आंसर. सो कंसिडरिंग हाउ पीपल वर मार्क्ड इन द एग्जाम वहां पे इंटरव्यू में उन पैनल में, so I thought I got a little few extra marks because of that. So that is something which will always remain etched in my memory. और सर क्या हम जान सकते हैं कि वो आंसर आपने क्या दिया था? Yeah, definitely. So I mean होता क्या है कि so for me civil services joining civil services one of the reasons was कि मेरा जो विजुअल इम्पेयरमेंट रहा है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया है. राइट, मेरे को बचपन से आई वॉज नॉट ब्लाइंड, तो मैंने एज अ नॉन ब्लाइंड पर्सन भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ, मतलब एज एनीबॉडी. एंड देन आई हैव इवन एक्सपीरियंस्ड माय लाइफ एज विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन. एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की तरफ पर भी मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं और जीवन को देखा है. तो कहीं ना कहीं एक वो जो गैप रहता है दोनों समाजों के बीच, दैट इज समथिंग विच आई अंडरस्टैंड. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उसको ये मतलब उसके बीच में जो गैप है उसको कम कर सकता हूँ, और इसलिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके मैं वो एक बदलाव ला सकता हूँ. दैट वाज व्हाट वाज माय आंसर फॉर दैट. डेफिनेटली सर, इट वाज वंडरफुल टू नो जिस तरीके से आपने आंसर प्रेजेंट किया अपना, और शायद यही आपने भी जैसे मेंशन किया कि इट फेच्ड यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अदर देन अदर कैंडिडेट्स. या सर हम सेशन के एंड में है. मैं आपसे आपके लास्ट वर्ड्स चाहती हूँ.
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं, बट उन एक्सक्यूजेस को ना देकर जो भी सपने हैं उसको किस तरीके से बस उस पे फोकस करना। तो मैं आप इस पे आपका स्टैंड, आपके मैसेज लेना चाहूंगी। देखिए, ये एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, मतलब सभी दर्शकों के लिए एक मैसेज रहता है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। एडवर्सिटीज विल ऑलवेज कम, एंड आई थिंक द लास्ट 2 years, जो पिछले 2 साल रहे हैं, कोरोना का काल रहा है, इसने हमको सिखाया है कि जीवन अनिश्चितताओं का, यहाँ पे अनिश्चितताएं रहती हैं, और कहीं ना कहीं भविष्य आपका जो है, आप नहीं जान सकते उसके बारे में। तो लिव इन द प्रेजेंट और फेस द एडवर्सिटीज, और मतलब हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना चाहिए आपका। जो कहीं ना कहीं जो कहा गया है गीता में भी कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, is something which is applicable in our times as well, and especially civil services exams में aspirants के लिए, because it's a long journey and it's full of uncertainties. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट एंड स्ट्रेस फ्री। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एंगेज भी रखना है, एंड आपको अपने आप को कट ऑफ भी नहीं करना है। जीवन में हमेशा उसका लुत्फ लेते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं जीवन को जीना चाहिए। तो दैट यू शुड नॉट फॉरगेट इन द मोमेंट कि भाई एग्जाम एग्जाम के चक्कर में कि आप जीवन को ही जीना छोड़ दें। एक एग्जाम की तरह अप्रोच कीजिएगा तो दिस एग्जाम will become a long strenuous journey, बट इफ आप इस पे जीवन के तौर पर जिएंगे, और एक मतलब आपको एक अच्छे पर्सन के तौर पर डेवलप कर रहा है, एक अच्छा सिटीजन बनने के तौर पे ये मदद कर रहा है, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम आप क्लियर करें या ना करें, एक अच्छे इंसान के तौर पर उभरने में जरूर मदद करेगा। आई थिंक दैट इज व्हाट विल बी माय मैसेज टू ऑल द पीपल हियर। बिल्कुल। और आप जैसे आप फिर सर की लाइन में कोट कर रही हूँ कि इस एग्जामिनेशन को आप एग्जाम की तरह ना लें, एक अच्छे सिटीजन, अवेयर सिटीजन और जीवन की एक रिफ्लेक्शन की तरह लें, ये एग्जामिनेशन आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू, टू लिसन टू योर थॉट्स, और जिस तरीके से अभी जर्नी आपकी बिगिन हुई है, एंड वी आर वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू वंडर्स फॉर पीपल। थैंक यू।